नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस मंथन पे। आज हम वन लाइनर में इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। चूंकि पेट का पेपर पास में है, इसके बाद एसएससी के पेपर अभी चल ही रहे हैं। इन सब में वन लाइनर का बहुत रोल रहता है, यानी इनमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ज़्यादातर वन लाइनर ही पूछे जाते हैं। पेट हुआ, एसएससी हुआ, और आपका रेलवे हुआ, या फिर यूपीएससी में भी, जैसे इस बार आरओ एआरओ को अगर आप देखोगे तो उसमें भी वन लाइनर ही पूछा गया था। वन लाइनर हमें इसलिए लाभ देते हैं क्योंकि एक कम समय में आप इनको पूरा पढ़ सकते हैं, यानी जो आपने पहले से पढ़ रखा है उसका रिवीजन बहुत इसमें बेहतर हो जाता है। क्योंकि यह पूरा एक सब्जेक्ट का समग्र अध्ययन होता है, आपको इसको बस सुनते जाना होता है, आपको चीज़ें अपने आप रिवाइज होती रहती हैं, आपके दिमाग में आती रहती हैं। इससे पहले हमने करंट अफेयर का वन लाइनर अपलोड कर दिया है, हमने हिस्ट्री का अपलोड किया है, हमने पॉलिटी का अपलोड किया है। आप उसको देख सकते हैं, पूरे पूरे टॉपिक उसमें लिए गए हैं। एमसीक्यू में क्या होता है भाई, पहले 4 आंसर आपको बताए जाएं, उसमें से एक सही बताया जाए, जिसमें आपका समय थोड़ा ज़्यादा लग जाता है सामान्य स्थिति से। वन लाइनर में क्या है, आप बस पढ़ते जाओ, जो महत्वपूर्ण बिंदु है वही समाहित किए जाते हैं। अर्थशास्त्र का यानी इकोनॉमिक्स का वन लाइनर आपके लिए कई मामलों में महत्वपूर्ण है। एक तो इसके बेसिक से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, कई बार इसमें पुरानी योजनाएं पूछ ली जाती हैं, पुराने साल कौन सी योजना कब शुरू की गई थी ये पूछ लिया जाता है। करंट अफेयर से संबंधित भी कई सारी चीज़ें इसमें पूछ ली जाती हैं, तो आपको बस इसको सुनते जाना है। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपकी एग्जाम की तैयारी बेहतर तरीके से होती रहे। जो लोग एआरओ और आरओ में शामिल हो रहे हैं उनके लिए निबंध सीरीज चलाई गई है, जिसमें 100 निबंध आपको विधिवत समझाए जाएंगे, आप उसको भी देख सकते हैं। शुरू करते हैं। भारत का पहला 5 वर्षीय योजना यानी पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? 1951 में। जब देश की आज़ादी होती है उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ती है कि कुछ ऐसे प्लान हों, कुछ ऐसे समय निर्धारित हों जिनमें हमें अपने लक्ष्यों को रखा जाए, उन लक्ष्यों को हमें पाने का प्रयास किया जाए। तो पहली कब शुरू हुई? 1951 में। उससे पहले योजना आयोग बनाया गया। योजना आयोग 1950 में बनता है। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। ये जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं इनका पूरा डाटा यही बनाता है। फिर योजना आयोग को किसने समाप्त किया? 2014 में समाप्त किया गया, इसकी जगह नीति आयोग बना। फिर इसके जो अध्यक्ष हुए वो भी प्रधानमंत्री ही रहते हैं। अब योजना आयोग की जगह नीति आयोग बन गया, जो कि हमारे लिए वैसे ही काम करता है। भारत में नीति आयोग कब गठित हुआ? 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन बने? अरविंद पनगड़िया। देखिए, अध्यक्ष तो इनके बनते हैं प्रधानमंत्री, जो प्रधानमंत्री होगा वही अध्यक्ष रहेगा। उपाध्यक्ष इसलिए पूछ लिया जाता है कि हमारे दिमाग में कई बार ये नहीं रहता है। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? एम एस स्वामीनाथन जी को। हरित क्रांति भारत में कब शुरू होती है? 1965 में। 1965 में शुरू होती है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1949 में। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। भारत का पहला बैंक कौन सा था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। 1770 में बनता है कलकत्ता में। भारतीय स्टेट बैंक का गठन कब हुआ? 1955 में। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ शब्द किसने दिया? राजकृष्ण जी ने। ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। गरीबी रेखा की अवधारणा सबसे पहले किसने दी? दादा भाई नौरोजी ने। गरीबी उन्मूलन का नारा किस योजना में था? 5वीं पंचवर्षीय योजना जो आई थी उसमें ऐसा नारा था, गरीबी उन्मूलन का। मनरेगा किस वर्ष लागू की गई? 2006 में। मनरेगा में न्यूनतम कितने दिन का रोजगार गारंटीकृत है? यह 100 दिन का है। भारत में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित कौन करता है? यह आरबीआई करता है। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। महंगाई को मापने का मुख्य सूचकांक क्या है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। इसको हम शॉर्ट में सीपीआई भी कहते हैं। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये कई बार आपकी परीक्षा में पूछा गया है। जीएनपी का फुल फॉर्म क्या है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट।
भारत का पहला आर्थिक जनगणना कब हुई? 1977। फिर से इस शब्द को समझो, भारत की पहली आर्थिक जनगणना 1977 में होती है। राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। हिंदू ग्रोथ रेट कितने प्रतिशत थी तब? ये 3.5% थी। भारत में प्रथम स्टॉक एक्सचेंज कहाँ खुला? बॉम्बे में 1875 में खुलता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई किस वर्ष स्थापित हुआ? 1875 में। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कब स्थापित हुआ? 1992 में। इसको एनएसई बोलते हैं। भारत में विदेशी मुद्रा प्रबंधन कौन करता है? आरबीआई। मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब शुरू हुआ? 2014 में। वस्तु एवं सेवा कर भारत में कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हो जाता है। जीएसटी को लागू करने हेतु संविधान में कौन सा संशोधन करना पड़ा था? 101वां। ये कई परीक्षाओं में एसएससी वगैरह में भी पूछा गया है। भारत का सबसे बड़ा कर कौन सा है? ये जीएसटी है। बेरोजगारी को मापने वाली संस्था कौन सी है? एनएसएसओ, अब उसको एनएसओ भी कहते हैं। भारत में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा है? कृषि। कृषि क्षेत्र भारत की जीडीपी में कितना योगदान देता है? ये 17 से 18% का देता है। सेवा क्षेत्र का योगदान भारत की जीडीपी में कितना है? लगभग 75% का योगदान सेवा क्षेत्र की तरफ से है जीडीपी में। और कृषि देखिए सबसे ज़्यादा लोगों को रोजगार देता है। भारत कृषि प्रधान देश इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं कृषि में लगे हुए हैं। इसके बाद आता है अगला प्रश्न, उद्योग क्षेत्र का योगदान भारत की जीडीपी में कितना है? तो यह 25 से 27% तक है। भारत में सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा किससे आती है? आईटी सेक्टर और बीपीओ सेक्टर से। सेबी की स्थापना कब हुई? 1988। विधि का आधार 1992 में। 88 आप उत्तर लगाएंगे। आधार अधिकार जो इसका 1992 का था। सेबी का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। विश्व बैंक की स्थापना कब होती है? 1944 में। आईएमएफ की स्थापना कब होती है? 1944 में। आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। ये दोनों एक ही जगह हैं। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब स्थापित हुआ? 1995 में। WTO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। भारत WTO का सदस्य कब बनता है? 1995 में। सार्क की स्थापना कब होती है? 1985 में। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू, नेपाल में। सार्क का सदस्य बनने वाले देशों की संख्या कितनी है? 8। ये छोटे छोटे प्रश्न कई बार संगठनों से लेके पूछ लिए जाते हैं। भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? भारतीय रिजर्व बैंक। मौद्रिक नीति एमपीसी में कितने सदस्य होते हैं? 6 सदस्य। एमपीसी में कितने सदस्य आरबीआई से और कितने सरकार से होते हैं? तो आरबीआई से 3 सदस्य और सरकार से 3 सदस्य होते हैं। रेपो रेट क्या है? वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है। और रिवर्स रेपो रेट वह दर जिस पर आरबीआई बैंकों से उधार लेता है। देखो जब उधार देगा, सीधी सीधी भाषा है, उधार देगा तो रेपो रेट और उधार लेगा तो रिवर्स यानी रेपो का उल्टा। भारत में रेपो रेट का निर्णय कौन करता है? मौद्रिक नीति समिति, ठीक है, एमपीसी। नगद आरक्षित अनुपात क्या है? बैंकों को अपनी जमा राशि का एक हिस्सा आरबीआई के पास रखना रहता है। संविधिक तरलता अनुपात एसएलआर क्या है? बैंकों को अपनी जमा का कुछ भाग से सोना, नगद या मान्य प्रतिभूतियों को रखना रहेगा। एसएलआर भी पूछा जाता है। जब रेपो रेट बढ़ता है तो क्या प्रभाव पड़ता है? ऋण महंगा हो जाएगा, मुद्रास्फीति घटेगी। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि ये बढ़ेगा तो क्या होगा। जब रेपो रेट घटेगा तो क्या प्रभाव होगा? ऋण सस्ता हो जाएगा, निवेश और मांग बढ़ेगी। मुद्रास्फीति का अर्थ क्या होता है? वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में लगातार वृद्धि होना। मुद्रास्फीति का विपरीत क्या कहलाता है? अपस्फीति। मुद्रा अपस्फीति कहलाता है। स्टैगफ्लेशन किसे कहते हैं? उच्च बेरोजगारी प्लस उच्च महंगाई की स्थिति को स्टैगफ्लेशन की स्थिति कहते हैं।
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई का उपयोग किस लिए होता है? महंगाई दर को मापने के लिए। थोक मूल्य सूचकांक डब्ल्यूपीआई का उद्देश्य किस लिए होता है? थोक बाजार में मूल्य परिवर्तन मापने के लिए। जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है? वास्तविक और सांकेतिक जीडीपी का अनुपात। प्रत्यक्ष कर का उदाहरण क्या है? आयकर, कारपोरेट टैक्स। अप्रत्यक्ष कर का क्या है? जीएसटी है, कस्टम ड्यूटी है। भारत में प्रत्यक्ष कर किसके द्वारा वसूला जाता है? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी के द्वारा। भारत में अप्रत्यक्ष कर किसके द्वारा नियंत्रित होता है? केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा। राजकोषीय घाटा क्या है? सरकार के कुल व्यय और कुल आय यानी उधार को छोड़कर इसके बीच का जो अंतर होता है उसे राजकोषीय घाटा कहते हैं। सरकार के राजस्व व्यय और राजस्व आय के अंतर को उधारी छोड़ के। पूंजीगत व्यय क्या है? सड़क निर्माण, बांध, स्कूल बनाना। राजस्व व्यय क्या है? वेतन, ब्याज भुगतान, पेंशन आदि। डिमांड पुल इन्फ्लेशन किस कारण होता है? मांग अधिक और आपूर्ति कम होने से। कास्ट पुश इन्फ्लेशन किस कारण होता है? उत्पादन लागत बढ़ने से। डंपिंग किसे कहते हैं? विदेशी बाजार में उत्पाद को बहुत कम कीमत पर बेचने को। मुद्रा के फिएट मनी का अर्थ क्या है? सरकार द्वारा मान्य घोषित की गई मुद्रा को फिएट मनी कहते हैं। ये भी हमसे कई बार पूछा गया है, ये तो पीएससी वगैरह में पूछा गया है। भारत में सबसे ऊंचा नोट कौन सा प्रचलन में है? 2000 का है। 2003 से ये धीरे धीरे बंद कर दिया गया है। नोटबंदी भारत में कब होती है? 8 नवंबर 2016 को। भारत सरकार का सबसे बड़ा राजस्व क्या है? जीएसटी और आयकर। भारत सरकार का सबसे बड़ा व्यय किस पर होता है? ब्याज भुगतान पर। इसके बाद आता है काला धन का अर्थ क्या है? ये वह आय जिस पर कर नहीं दिया गया हो, यानी जो आपकी इनकम का हिस्सा हो लेकिन वो गवर्नमेंट को उस पर कोई कर नहीं दिया गया हो और किसी दूसरे तरीके से वो लिया गया हो। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब क्या होता है? ऐसा विकास जिसमें समाज के हर वर्ग की भागीदारी रही हो। भारत का पहला इकोनॉमिक सर्वे कब प्रकाशित हुआ? 1950 और 51 में। इकोनॉमिक सर्वे हर साल कौन प्रस्तुत करता है? यह वित्त मंत्रालय करेगा। भारत का केंद्रीय बजट कौन प्रस्तुत करता है? वित्त मंत्री। भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था? जेम्स विल्सन ने 1860 में। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया? आर के शनमुखम चेट्टी ने 1947 में। यूनियन बजट कब पेश किया जाता है? वह हर वर्ष 1 फरवरी को। डिसइन्वेस्टमेंट का अर्थ क्या है? सरकार द्वारा अपनी कंपनियों में हिस्सेदारी को बेचना। भारत में डिसइन्वेस्टमेंट नीति की शुरुआत कब हुई? 1991 में। एफडीआई का पूर्ण रूप क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एफआईआई का पूर्ण रूप क्या है? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। भारत में सबसे ज्यादा एफडीआई किस क्षेत्र में आता है? सेवा क्षेत्र में। पीपीपी का मतलब क्या है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। भारत में स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है? राजमार्ग विकास से। भारत की प्रथम जनधन योजना कब शुरू की गई? 2014 में। जनधन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? बैंकिंग सेवाओं से वंचित लोगों को जोड़ना। भारत की आयुष्मान भारत योजना किस क्षेत्र से जुड़ी है? स्वास्थ्य और बीमा से। बैलेंस ऑफ पेमेंट का अर्थ क्या है? देश के अंतर्राष्ट्रीय लेन देन का लेखा जोखा। चालू खाता घाटा कब होता है? जब आयात निर्यात से अधिक हो जाए। पूंजी खाता में क्या शामिल होता है? इसमें 3 चीजें रहती हैं। ज्यादातर विदेशी निवेश है, ऋण है और अनुदान है। इनको हम कैपिटल अकाउंट यानी पूंजी खाता बोलते हैं। भारत का सबसे बड़ा निर्यात उत्पाद क्या है? पेट्रोलियम उत्पाद और सेवाएं। सेवाएं मतलब जैसे आईटी सेक्टर है, सॉफ्टवेयर है, बीपीओ है, ये सब इसमें आती हैं। भारत का सबसे बड़ा आयात क्या है? कच्चा तेल। विदेशी मुद्रा भंडार किसके पास रहता है?
आरबीआई के पास सुरक्षित रहता है। विदेशी मुद्रा भंडार में क्या शामिल होता है? विदेशी मुद्रा, स्वर्ण, आईएमएफ, एसडीआर और रिजर्व पोजीशन। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन है? अमेरिका। डिवोल्यूशन का अर्थ क्या है? सरकार द्वारा मुद्रा का मूल्य कम कर देना। डिप्रिसिएशन का अर्थ है बाजार की शक्तियों से मुद्रा का गिरना। एप्रिसिएशन का अर्थ है बाजार शक्तियों से मुद्रा का मूल्य बढ़ना। करेंसी कन्वर्टिबिलिटी का मतलब है विदेशी मुद्रा में स्वतंत्र लेन देन की अनुमति। भारत में करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी का कब लागू हुई? 1994 में। करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी भारत में पूर्ण रूप से लागू है क्या? ऐसा नहीं है, ये पूर्ण रूप से लागू नहीं है, लेकिन 1984 में 94 में लागू हुई थी। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसने विकसित किया? महबूब उल हक ने। एचडीआई किन बातों पर आधारित है? आय, शिक्षा और जीवन प्रत्याशा। बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 इसमें ऑप्शन दिए जाएंगे, एक नहीं होगा, वही आपसे पूछेगा। भारत में एचडीआई 2023 का कितना है? 0.633। अब इसको देख लेना, ये डाटा थोड़ा अपडेट हुआ होगा। जितने भी सूचकांक हैं आपको फिर से पढ़ने हैं। एचडीआई रिपोर्ट कौन जारी करता है? यूएनडीपी द्वारा। गरीबी रेखा तय करने के लिए हाल ही में कौन सा टास्क फोर्स प्रसिद्ध है? यानी तेंदुलकर समिति बनाई गई। तेंदुलकर समिति ने गरीबी का मापन किस आधार पर किया था? उपभोग और व्यय के आधार पर। रंगराजन समिति का गरीबी निर्धारण वर्ष क्या था? 2014। भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है? नीति आयोग। इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स कौन जारी करता है? विश्व आर्थिक मंच। भारत की सबसे बड़ी समस्या क्या है? बेरोजगारी और गरीबी। बेरोजगारी का प्राकृतिक दर सिद्धांत किसने दिया था? मिल्टन फ्रीडमैन ने। फिलिप्स कर्व क्या दिखाता है? मुद्रास्फीति और बेरोजगारी का संबंध। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, 2 बार पहले पूछा गया है। छिपी हुई बेरोजगारी मुख्य रूप से कहाँ होती है? कृषि क्षेत्र में। घर्षणात्मक बेरोजगारी कब होती है? नौकरी बदलने या खोजने के समय। मौसमी बेरोजगारी किस क्षेत्र में है? कृषि और निर्माण कार्य में। मौसमी बेरोजगारी मतलब क्या है? जैसे एक सीजन के हिसाब से आपने किसी को हायर किया, फिर वो सीजन खत्म हो गया तो आपका नौकरी आपने खत्म कर दी उन लोगों की। मान लो जैसे बागवानी आप करा रहे हैं, तो भाई आम के लिए आपने कुछ लोगों को बुलाया कि हमारी आम की फसल है, इसको बचाना है। आम की फसल खत्म हुई तो उनकी नौकरी खत्म हो जाएगी। इसको हम मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। संरचनात्मक बेरोजगारी क्यों होती है? तकनीकी बदलाव और मांग की कमी के कारण। जॉबलेस ग्रोथ भारत में कब प्रसिद्ध हुआ? 1990 के बाद। गिग इकोनॉमी का मतलब है अस्थायी फ्रीलांस काम पर आधारित अर्थव्यवस्था। ये पूछा जाएगा कि ये कौन सी इकोनॉमी है, तो फ्रीलांस उन लोगों को कहते हैं, जैसे मान लो हमें जो काम मिल गया उसको हम थोड़े दिन के लिए कर दिए, फिर किसी से काम मिल गया, यानी हम किसी कंपनी से संबंध नहीं है, हम में हुनर है और हम काम कर रहे हैं। डिजिटल इकोनॉमी किस पर आधारित है? सूचना प्रौद्योगिकी और डिजिटल लेन देन पर। भारत में डिजिटल इंडिया अभियान कब शुरू हुआ? 2015 में। यूपीआई का पूरा नाम क्या है? यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। सब लोग यूपीआई यूज करते हो, बहुत कम लोग को नाम पता होगा। यूपीआई किसके द्वारा विकसित हुआ? एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। एनपीसीआई की स्थापना कब हुई? 2008 में। भारत का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान मंच कौन सा है? यूपीआई। भीम ऐप कब लॉन्च हुआ? 2016 में, ये सरकारी है। रुपे कार्ड किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया? एनपीसीआई द्वारा। माइक्रो फाइनेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है? गरीबों को छोटे ऋण उपलब्ध कराना। एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम किस संस्था ने शुरू किया? ये नाबार्ड ने शुरू किया। नाबार्ड की स्थापना कब हुई? 1992 में, 1982 में। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। कृषि ऋण को नियंत्रित कौन करता है? आरबीआई और नाबार्ड। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू हुई? 1998 में। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब शुरू हुई? 2016 में। कृषि में एमएसपी किसके द्वारा घोषित होता है? सीएसीपी की सिफारिश पर केंद्र द्वारा। सीएसीपी का पूरा नाम क्या है? कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेस। भारत में सबसे ज्यादा एमएसपी किस फसल का होता है? अरहर का, 2023 में। हरित क्रांति का मुख्य लक्ष्य क्या है? खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना। श्वेत क्रांति किससे जुड़ी हुई है? दुग्ध उत्पादन से यह जुड़ी हुई है। नीली क्रांति किससे जुड़ी है? मत्स्य पालन से।
गोल्डन रिवॉल्यूशन किससे जुड़ा है? बागवानी व फल उत्पादन से। सिल्वर रिवॉल्यूशन किससे जुड़ा है? अंडा उत्पादन से। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से। भारत में डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? आनंद, गुजरात में। हरित क्रांति में सबसे अधिक लाभ किन राज्यों को हुआ? पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को। भारत की दूसरी हरित क्रांति किस क्षेत्र पर केंद्रित थी? के पूर्वी भारत पर यह केंद्रित थी। सहकारिता आंदोलन की शुरुआत भारत में कहाँ हुई? महाराष्ट्र में 1904 में। अमूल की स्थापना कब हुई? 1946 में। अमूल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? वर्गीज कुरियन जी ने किया था। भारत में सहकारिता मंत्रालय कब बना? 2021 में। स्वर्णिम चतुर्भुज किस प्रकार की योजना है? राष्ट्रीय राजमार्ग विकास। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना कब शुरू हुई? 2000 में। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम कौन सा है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। तेल भी इसका आता है, पेट्रोल वगैरह भी आता है। भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम कौन सा है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। पीएसयू महारत्ना का दर्जा किन कंपनियों को मिलता है? बड़ी व लाभदायक सरकारी कंपनियों को। भारत में कितनी महारत्न कंपनियां हैं? 13, अब 14 हो गई हैं, उसमें एचएएल भी जोड़ दिया गया है। डिसगिस्ट अनएम्प्लॉयमेंट का मुख्य कारण क्या है? अधिक श्रम शक्ति, कम कार्य अवसर। इन्फ्लेशन टारगेटिंग का लक्ष्य भारत में कितना है? 4% ±2 भी कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग किस अधिनियम से जुड़ा है? आरबीआई एक्ट 2016 संशोधन से। मांग का नियम किसने प्रतिपादित किया? अल्फ्रेड मार्शल जी ने। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स किससे संबंधित है? कृषि उत्पादन। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी किसने दिया? गासन ने। अदृश्य हाथ का सिद्धांत किसने दिया? एडम स्मिथ, इनविजिबल हैंड। एडम स्मिथ की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी थी? वेल्थ ऑफ नेशन, जो 1776 में आती है। कंपैरेटिव एडवांटेज का सिद्धांत किसने दिया? डेविड रिकार्डो ने। की नेशन इकोनॉमिक्स का केंद्र बिंदु क्या है? रोजगार व मांग। मल्टीप्लायर इफेक्ट का सिद्धांत किसने दिया? केन्स ने। लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी किससे जुड़ा है? ब्याज दर निर्धारण, ये भी केन्स से जुड़ा हुआ है। सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स किससे जुड़ा है? टैक्स कटौती और उत्पादन वृद्धि से। ह्यूमन कैपिटल का अर्थ क्या है? शिक्षा व स्वास्थ्य में निवेश। ब्रेन ड्रेन का मतलब क्या है? कुशल श्रमिकों का विदेशी पलायन। रिवर्स ब्रेन ड्रेन क्या है? विदेश गए कुशल श्रमिकों की वापसी। डेमोग्राफिक डिविडेंड किससे कहते हैं? कार्यशील आयु जनसंख्या का अधिक होना। भारत की कार्यशील जनसंख्या आयु सीमा क्या मानी जाती है? 15 से 59 वर्ष। डिपेंडेंसी रेशियो का अर्थ क्या है? आश्रित जनसंख्या और कार्यशील जनसंख्या का अनुपात। भारत में जनसंख्या नीति कब बनी? 2000 में। पिरामिड आकार की जनसंख्या संरचना किसे दर्शाती है? विकासशील देशों को। शिशु मृत्यु दर क्या दर्शाती है? प्रति 1000 जन्मे बच्चों पर 1 वर्ष से पहले मरने वालों की संख्या। जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या है? प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की जनसंख्या, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? बिहार। भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। लॉरेंस कर्व किससे संबंधित है? आय वितरण से। गिनी गुणांक क्या मापता है? आय असमानता। सकल घरेलू बचत दर किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? एनओएसओ के द्वारा। भारत की बचत दर लगभग कितनी है? 30% जीडीपी का। डबल एंट्री सिस्टम किसने प्रतिपादित किया? लुका पाचियोली ने। भारत का पहला विनिवेश आयोग कब बना? 1991 में। ये आपके रहे 200 प्रश्न लगभग हमने पढ़े हैं। आगे देखते हैं। यदि आपको प्रश्न पसंद आ रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, जिससे सब्सक्राइब करने से एक फायदा और मिलेगा, आगे के कंपटीशन के लिए आपको बराबर नोट्स मिलते रहेंगे। भारत में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी किस वर्ष लागू हुई? 1991 में। 1991 की आर्थिक सुधार नीति को किस नाम से जाना जाता है? एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। भारत में एलपीजी नीति किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू हुई? पीवी नरसिम्हा राव जी के। 1991 की आर्थिक नीति के वास्तुकार कौन माने जाते हैं? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। डंकन प्रस्ताव किससे जुड़ा है?
WTO से। औद्योगिक नीति संकल्प 1991 में क्या मुख्य प्रावधान था? औद्योगिक लाइसेंसिंग का अंत करना। MRTP एक्ट किस वर्ष बना? 1969 में। MRTP एक्ट का उद्देश्य क्या था? आर्थिक शक्तियों का संकेंद्रण रोकना। MRTP एक्ट को किसने प्रतिपादित किया? प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 ने। प्रतिस्पर्धा आयोग CCI का गठन कब हुआ? 2003 में। CCI का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। स्पेशल इकोनॉमिक जोन की नीति कब आई? 2005 में। भारत का पहला सेज कहाँ बना? कांडला, गुजरात में। सेज मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन। मेक इन इंडिया अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना। स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम कब शुरू हुआ? 2016 में शुरू होता है। स्किल इंडिया मिशन कब शुरू होता है? 2015 में। डिजिटल इंडिया का लक्ष्य क्या है? ई गवर्नेंस और डिजिटल अर्थव्यवस्था इसका लक्ष्य है। आत्मनिर्भर भारत अभियान कब शुरू होता है? 2020 में। आत्मनिर्भर भारत पैकेज का मूल्य GDP का कितना प्रतिशत था? 10%। PDS किससे संबंधित है? सस्ती दर पर खाद्यान्न वितरण है। आप ये समझो, कोटा जो होता है ना, उसको PDS ही बोलते हैं। भारत में PDS कब शुरू हुआ? 1960 के दशक में। TPDS टारगेटेड PDS कब शुरू हुआ? 1997 में। NFSA यानी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट कब लागू हुआ? 2013 में। NFSA के तहत कितने लोगों को लाभ मिलता है? लगभग 67% आबादी को लाभ मिलता है। NSFA में प्रति व्यक्ति अनाज की कितनी मात्रा मिलती है? 5 किलोग्राम प्रति माह। अंत्योदय अन्न योजना कब शुरू की गई? 2000 में। मिड डे मील स्कीम कब शुरू हुई? 1995 में। ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसमें ये घुमा के कोई ना कोई तरीके से पूछा ना जाता हो। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम ICDS कब शुरू हुई? 1975 में। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कब शुरू हुई? 2020 में। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कब शुरू हुई? 1965 में। बफर स्टॉक किस लिए रखा जाता है? खाद्यान्न संकट से निपटने के लिए ये बफर स्टॉक आपका रखा जाता है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करने वाली कौन सी कंपनी यानी कौन तय करता है? समिति CACP। भारत में कृषि को किस सेक्टर में रखा जाता है? प्राथमिक। और उद्योग आपके आएंगे द्वितीयक और सेवाएं आएंगी तृतीयक। सेवाएं मतलब जो आपकी IT नौकरी ये सब चीजें जो हैं तृतीयक में आ जाएंगी। कृषि का बैकबोन किसे कहा जाता है? सिंचाई को। भारत में सिंचाई का सबसे बड़ा साधन कौन सा है? भूजल यानी कुएं और ट्यूबवेल। ग्रीन GDP किसे कहते हैं? पर्यावरणीय लागत घटाकर जो GDP बनती है उसे ग्रीन GDP कहते हैं। सतत विकास की अवधारणा किस रिपोर्ट में आई? ब्रटलैंड रिपोर्ट में। कार्बन क्रेडिट किससे संबंधित है? प्रदूषण कम करने वाली आर्थिक प्रणाली। क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष अपनाया गया? 1997 में। पेरिस एग्रीमेंट कब होता है? 2015 में। COP28 का आयोजन कहाँ होता है? दुबई, UAE में। पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल किससे संबंधित है? पर्यावरणीय अर्थशास्त्र से। ब्लू इकोनॉमी किससे संबंधित है? समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग। सर्कुलर इकोनॉमी जो है उसका क्या अर्थ है? संसाधनों का पुनः उपयोग और रिसाइकलिंग। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग किस राज्य ने बढ़ावा दिया? आंध्र प्रदेश ने। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट कौन जारी करता है? विश्व आर्थिक मंच। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स कौन जारी करता है? विश्व बैंक। बहुत इंपॉर्टेंट है। 2020 में भारत ईज बैंक डूइंग बिजनेस में कौन से स्थान पर था? 63वें। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स कौन जारी करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ग्लोबल हंगर इंडेक्स कौन जारी करता है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्टिंग लाइफ। भारत का GHI 2023 में कौन सा स्थान था? 111। ऑक्सफाम इनइक्वलिटी रिपोर्ट किससे संबंधित है? आय व संपत्ति की असमानता से। वेल्थ टैक्स भारत में कब समाप्त हुआ? ये आपका खत्म हो गया है 2015 में। GST को किस टैक्स का प्रतिस्थापन कहा जाता है? वैट, एक्साइज और सर्विस टैक्स का। भारत में GST लागू करने के लिए कौन सी परिषद बनी? GST काउंसिल। GST काउंसिल की अध्यक्षता कौन करेगा? वित्त मंत्री। भारत का पहला GST डे कब मनाया गया? 1 जुलाई 2018 को। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट किस लिए होता है? एक ही आय पर दो टैक्स ना लगें, दो देशों में टैक्स ना लगें। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। भारत में प्रत्यक्ष कर संहिता किसे बदलने हेतु प्रस्तावित थी? आयकर अधिनियम 1961।
फाइनेंस कमीशन भारत में कब गठन होता है इसका? 1951 में। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में होता है? 280 में। ये 280 में है। देखो पॉलिटी जो हमने आपको पढ़ाई है, वन लाइनर पॉलिटी का पूरा पढ़ा है, उसमें हमने पूरा वित्त आयोग बहुत सही से पढ़ाया है, इससे संबंधित सारे प्रश्न, तो आप वो भी देख लीजिएगा। वित्त आयोग की सिफारिशें कितने वर्षों के लिए होती हैं? 5 वर्ष के लिए। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? एन.के. सिंह। भारत का पहला वित्त आयोग के अध्यक्ष के.सी. नियोगी जी थे। भारत में सबसे ज्यादा टैक्स राजस्व किससे आता है? जीएसटी और आयकर से। लाफर कर्व किससे संबंधित है? टैक्स दर और टैक्स राजस्व का संबंध। ट्विन डिफिसिट क्या होता है? राजकोषीय घाटा प्लस चालू खाता घाटा। ग्लोबल रूल और पब्लिक फाइनेंस किसे कहते हैं? केवल पूंजीगत व्यय के लिए उधार लेना। भारत में पहली बार नोटबंदी किस वर्ष हुई थी? 1946 में। दूसरी बार 1978 में। मॉनेटरी पॉलिसी का उद्देश्य क्या है? मूल्य स्थिरता और विकास। फिस्कल पॉलिसी किसके द्वारा बनाई जाती है? केंद्र सरकार द्वारा। भारत का चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर किसे कहा जाता है? वित्त मंत्रालय का जो प्रमुख आर्थिक सलाहकार होता है उसे। इकोनॉमिक सर्वे कौन प्रस्तुत करता है? मुख्य आर्थिक सलाहकार। पिंक रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? प्याज और मांस के उत्पादन से। ग्रे रिवॉल्यूशन उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। गोल्डन हैंडशेक का अर्थ है कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पैकेज देना। इन्फ्लेशन टैक्स का मतलब है मुद्रा छपने से जनता पर महंगाई का बोझ। हार्ट मनी किसे कहते हैं? अल्पकालिक पूंजी प्रवाह। स्टैगफ्लेशन शब्द का किस अर्थशास्त्री ने दिया था? ये पॉल सैमुअल्सन ने दिया था। अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को। माइक्रो इकोनॉमिक्स शब्द किसने दिया? रैगनर फ्रिश ने। और माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है किससे संबंधित है? व्यक्तिगत इकाई और बाजार से। माइक्रो इकोनॉमिक्स किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आय, रोजगार और विकास से। एचडीआई रिपोर्ट जो है किस संगठन द्वारा जारी होती है? यूएनडीपी द्वारा। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी होती है? विश्व बैंक द्वारा। ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक किस संगठन द्वारा जारी होती है? आईएमएफ द्वारा। परचेजिंग पावर पार्टी पीपीपी ये भी है, ये अलग अलग देशों की क्रय शक्ति की तुलना है। बिग मैक इंडेक्स किसे दर्शाता है? विभिन्न देशों की मुद्रा की क्रय शक्ति है। शैडो इकोनॉमी का अर्थ है अनौपचारिक या गुप्त अर्थव्यवस्था। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इनफॉर्मल सेक्टर का उद्देश्य है दिहाड़ी मजदूर और छोटे व्यापारी। फॉर्मल सेक्टर का उद्देश्य क्या है? संगठित उद्योग। देखो क्या है, जैसे जो काम मिला, काम हो गया, छूट गया, काम मिला, तो ये लोग क्या हैं? ये इनफॉर्मल हो गए। फॉर्मल मतलब जो रेगुलर ड्यूटी करते हैं। ट्रिकल डाउन थ्योरी क्या है? अमीरों का लाभ तक गरीबों तक पहुंचना। लॉरेंज कर्व का उपयोग किस लिए होता है? आय असमानता का मापन। जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस का अर्थ है महंगाई समायोजित वास्तविक जीडीपी। जीडीपी एट करंट प्राइस का अर्थ क्या होता है? मौजूदा मूल्यों पर मापा गया जीडीपी। बेस ईयर का मतलब है क्या महत्व है? स्थिर मूल्यों पर जीडीपी गणना के लिए आधार वर्ष। जैसे जीडीपी का एक बेस वर्ष निकाला जाता है। भारत में जीडीपी गणना का मौजूदा आधार वर्ष कौन सा है? 2011-12। अभी बदलेगा तो आपका 21 हो जाएगा। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण इकोनॉमी से रिलेटेड जितने वन लाइनर थे वो सब हैं। अब इसके साथ में आपको क्या करना है? इसको कम से कम 2 बार पढ़ना है। ये सारे टॉपिक को उठा के आपको बनाए गए थे, बहुत आसानी से आपको बताए गए हैं। जब इसको आप 2 बार रिवाइज कर लोगे तो आपको लगभग डाटा इसका याद हो जाएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए आपके लिए हम इसमें अच्छे अच्छे वन लाइनर हैं, सब्जेक्ट हैं, टॉपिक हैं, सब हम आपको क्लियर करा देंगे। आरओ, पीएससी और यूपीएससी ये लोग बहुत ज़रूर करिएगा। इनके लिए निबंध सीरीज जो चल रही है वो बहुत काम की है, आपका उससे बहुत लाभ होने वाला है। पेट की परीक्षा अच्छे से दीजिएगा और उसके बाद आगे जो भी परीक्षाएं होंगी उनकी तैयारी हम बेहतर तरीके से कराएंगे। आप हमारे साथ बस जुड़े रहिएगा। दूसरी चीज़ इसके साथ आपको अभी वो पढ़ने रहेंगे, कुछ और चीज़ें जो होती हैं हमारी, जैसे बजट आप पढ़ लेना। बजट पर हमने वीडियो दे दिया है। बजट यूपी का भी पढ़ लेना और बजट आपका सेंटर वाला भी पढ़ लेना। सेंट्रल बजट के साथ में यूपी का बजट आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी रहेगा यूपी की परीक्षाओं के लिए। इसके अलावा और चीज़ें जो आपको इससे संबंधित रहेंगी, जैसे बहुत सारे सूचकांक हैं जो इस साल जारी हुए हैं वो आपको पढ़ने रहेंगे। कुछ सूचकांक हमने करंट अफेयर वाले में कवर किए हैं, आप वहाँ से देख लीजिएगा, बाकी हम आपको वीडियो बना देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।